जय हिंद फ्रेंड्स। आई एम प्रथमेश रंजनी और एसएसबी मंत्रा गाइडेंस प्रोग्राम की सीरीज के इस नए लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमारा थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जो कि आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट का एक पार्ट होता है। देखिए, इस टेस्ट को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत कंफ्यूजन्स है कैंडिडेट्स के बीच में कि कैसे एक अच्छी स्टोरी को यहाँ पर लिखा जाए, कैसे एक पॉजिटिव स्टोरी यहाँ पर लिखी जाए। चाहे मैं फिर मैं पीपीएनडीटी की बात करूं या टीएटी की बात करूं, स्टोरी राइटिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे एसएसबी प्रोसेस का। अगर पर्टिकुलरली थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की बात की जाए तो आपकी उस स्टोरी से ही साइकोलॉजिस्ट आपकी पर्सनालिटी को जज कर लेता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपकी जो स्टोरी आप लिखते हैं उस स्टोरी के थ्रू ही आपकी पर्सनालिटी को जज कर लिया जाता है कि आप किस तरीके के पर्सन है, आपके अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है या नहीं है। ये पॉइंट याद रखिएगा। दैट्स वाई जो टीएटी वो एक प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है। बिकॉज क्या होता है कि जब आप उस स्टोरी को लिखते हैं, किसी पिक्चर को आप देखते हैं, पिक्चर को देखने के बाद आप एक स्टोरी लिख रहे हैं आपकी इमेजिनेशन के थ्रू, तो अनकॉन्शियसली आप अपनी पर्सनालिटी के बहुत सारे फीचर्स को, जो हिडन फीचर्स होते हैं, आप उसको रिवील कर देते हैं। अगर आपके अंदर कोई हिडन इमोशंस है, आपके हिडन एस्पिरेशंस है, तो इस टेस्ट के थ्रू रिवील कर दी जाती है। और साइकोलॉजिस्ट वही देखना चाहता है कि क्या आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, क्या आपकी पर्सनालिटी के अंदर कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आ गया। तो आपकी स्टोरी के थ्रू ये सारी चीजें वहां पर डिप्लिक्ट हो जाती है, इसीलिए इसे एक प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है टीएटी को। देखिए, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है गुड स्टोरी और बैड स्टोरी वाला। देखिए, कोई भी स्टोरी गुड या बैड नहीं होती, पहली बात तो ये याद रखिएगा। फॉर अ साइकोलॉजिस्ट ये स्टोरीज होती है डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी के हिसाब से वो स्टोरीज डिजायरेबल है या डिजायरेबल नहीं है, ये यहाँ पर चेक किया जाता है। अगर आपकी स्टोरी के अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज डिप्लिक्ट हो रही हैं, या अगर आपकी स्टोरी के थ्रू ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज डिप्लिक्ट नहीं हो रही है, साइकोलॉजिस्ट आपकी स्टोरी में यही चेक करता है। एंड बिलीव मी, आपकी स्टोरी की हर लाइन के थ्रू आपका कोई ना कोई इमोशन वहां पर डिप्लिक्ट हो रहा होता है। आपका कोई ना कोई इमोशन जो है वो साइकोलॉजिस्ट को पता लग जाता है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में वो जानना चाहते हैं। अब देखिए, यहां पर अगर बात की जाए कि इस तरह के टेस्ट की जरूरत है ही क्यों। देखिए, अगर किसी भी आर्म फोर्सेस के अधिकारी की बात की जाए तो कोई भी आर्म फोर्सेस का अधिकारी जिन सिचुएशंस को हैंडल करता है डे टू डे लाइफ के अंदर भी, वो सिचुएशंस कई बार लाइफ एंड डेथ की होती है। बट एक नॉर्मल पर्सन के जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस कभी भी नहीं आती है, बहुत ही कम आती है जिसमें कि वो सिचुएशन लाइफ एंड डेथ की हो, कि उसके ऊपर अपने साथियों की जिम्मेदारी हो या किसी की जिंदगी उसके ऊपर डिपेंड कर रही हो। बट जब आप आर्म फोर्सेस के अंदर जाते हैं तो आपके लिए हर दिन लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन का हो सकता है। कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें कि आपके साथियों की जान की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो क्या आपके अंदर वो काबिलियत है, कि आपका माइंडसेट वैसा है कि आप उस प्रेशर के सिचुएशन को झेल सकें। तो इन काबिलियत को जानने का तरीका यही होता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू आपके माइंड को पढ़ा जाए। आपके जो कह सकते हैं कि आपके जो दिमाग है, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, आपके अंदर जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन सबको जांच लिया जाता है इन टेस्ट के थ्रू। और ये जरूरी भी है। देखिए, उन सिचुएशंस के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं थी, तो खुद की जान के साथ साथ दूसरे की जान के लिए भी वही जिम्मेदार हो जाएगा। तो इस बात को समझिएगा, क्योंकि जो सिचुएशंस है वो आम सिचुएशन से काफी ज्यादा यहाँ पर अलग होती है। दैट्स वाई साइकोलॉजिकल टेस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर हो जाता है, जो कि स्क्रीन इन होने के बाद आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट यहाँ पर लिए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर थोड़ी सी आगे की बात की जाए कि चार आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। पहला होता है आपका थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसमें स्टोरी के थ्रू आपकी इमेजिनेशन को चेक किया जाता है। देखिए, इस पॉइंट को याद रखिए, इट्स द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन का टेस्ट है थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट, कि आप कितना अच्छा इमेजिन कर पाते हैं, आपकी इमेजिनेशन कितनी प्रैक्टिकल है, आपकी इमेजिनेशन, आपके आइडियाज कितने वंडरफुल हो सकते हैं, आप कितना दूर तक सोच पाते हैं। तो थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट आपकी इमेजिनेशन का टेस्ट है। तो अगर आपको कोई यह कहता है कि टीएटी के अंदर बस इसी तरह की स्टोरी लिख के आ जाना, या इसी तरीके का स्टोरी का यही पॉइंट लिख के आ जाना, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। सीधी सी बात तो ये, वो आपको गलत चीज बता रहा है। आप अपनी इमेजिनेशन को कभी भी लिमिट मत कीजिएगा। जी हाँ, ये बताया जा सकता है कि किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, किन पॉइंट्स को अवॉइड करना है, बट कोई ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली ये स्टोरी लिख कर आना है। बिकॉज हो सकता है कि मेरी इमेजिनेशन बहुत अलग होगी, आपकी इमेजिनेशन मुझसे भी ज्यादा अलग हो सकती है। तो यहां पर कभी भी अपने नेचर को, अपनी पर्सनालिटी को इन टेस्ट के अंदर, स्पेसिफिकली मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात कर रहा हूं, फेक बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। कभी भी ये मत कीजिएगा, क्योंकि आपने जहां अपनी पर्सनालिटी को फेक बना दिया, आप फिर अधिकारी बनने के या ऑफिसर बनने के लायक आर्म फोर्सेस में
है ही नहीं, क्योंकि ये टीएटी एक टेस्ट नहीं है। इसके बाद आप डब्ल्यूएटी टेस्ट देंगे, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट देंगे, उसके बाद आप एसआरटी देते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देंगे, जहां पर डिफरेंट सिचुएशन में आपके रिस्पॉन्सेज को चेक किया जाता है। आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। तो इन टेस्ट के थ्रू पता लग जाएगा कि आप अपनी पर्सनालिटी को फेक बता रहे हैं या आपके रिस्पॉन्स नेचुरल है, जो नेचुरली आपके होते हैं। तो कभी भी इन टेस्ट के अंदर आपको फेक नहीं होना है और गुड स्टोरी बैड स्टोरी वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है। अ स्टोरी इज डिजायरेबल स्टोरी और अनडिजायरेबल स्टोरी, ये गुड एंड बैड स्टोरी वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं होता है। आपकी स्टोरी के थ्रू सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर वो बात है या नहीं है। आपकी पर्सनालिटी जो है वो एक जो जरूरी क्वालिटीज हैं जो कि एक अधिकारी में होनी चाहिए, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर में होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो क्वालिटीज हैं भी या नहीं है। अगर हैं तो आप उस जॉब के लिए सूटेबल है, अगर आपके अंदर वो नहीं है तो फिर आप उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। अब देखिए थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट क्यों लिया जाता है। एनडीए एंट्री, सीडीएस एंट्री, एफकैट एंट्री, टीएस एंट्री के थ्रू हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी के कैंडिडेट्स एसएसबी के अंदर अपीयर होते हैं। बेसिकली यहां पर ये जाना जा रहा है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं भी या नहीं है, ये चेक कर लिया जाता है। और कोई इमोशनल ग्लिच तो नहीं है, कोई इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कोई ऐसा इमोशन, हिडन इमोशन तो नहीं है जो आपके पर्सनालिटी के अंदर आपको एक नेगेटिव पॉइंट पे ले जा रहा है या जो आपको आपके काम करने से रोकता है। आप जब आर्म फोर्सेस के अंदर अधिकारी बनेंगे तो वो इमोशन के थ्रू आप अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इन साइकोलॉजिकल टेस्ट की सीरीज के थ्रू सिर्फ यही चीजें यहां पर चेक की जाती है। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बोल दिया कि डोंट बी फेक, आप फेक नहीं बन सकते, बी रियल। अब रियल बनने के लिए आप, मैं ये नहीं कह सकता कि 10 दिन के अंदर आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाएगी। एक सिंपल सी बात है, योर हैबिट चेंजेस योर पर्सनालिटी चेंजेस। आपको अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, आपको सिंपल सा काम करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज कर दीजिए। जो भी आपकी हैबिट्स हैं, आपकी हैबिट्स चेंज होती जाएगी, आपकी पर्सनालिटी वैसे ही चेंज होगी। जैसे जैसे आप हैबिट्स चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी पर्सनालिटी चेंज होती जाएगी और फिर आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में और इवन आपकी स्टोरी के अंदर भी फिर वो चेंज देखने को मिल जाता है। सो डोंट बी फेक, वर्क ऑन योर पर्सनालिटी। मैंने पहले ही कहा है कि एसएसबी की तैयारी वो 10 दिन 5 दिन में नहीं होगी बेटा, वो आपको शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज आपको शुरुआत से अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है। अब इस टेस्ट की अगर मैं पर्टिकुलरली टीएटी की बात करूं तो यहां पर आपको 12 स्टोरीज लिखनी होती है। 12 स्टोरीज के अंदर आपको 11 पिक्चर्स दिखाई जाती है और 11 स्लाइड्स दिखाई जाती है। इन स्लाइड्स के ऊपर एक पिक्चर होती है और एक ब्लैंक स्लाइड होती है और टोटल इन 12 स्लाइड्स के ऊपर आपको 12 स्टोरी लिखनी होती है। अब देखिए मैंने यहीं से चीज इंपॉर्टेंट हो गई है, आप इसमें फेक कैसे बन सकते हैं। काफी कम टाइम होता है, 30 सेकंड आपको हर पिक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए दिया जाता है। आप कैरेक्टर्स का मूड ऑब्जर्व करते हैं, बैकग्राउंड ऑब्जर्व करते हैं, डिटेल्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद आप एक स्टोरी लिखते हैं जो कि आपकी इमेजिनेशन के ऊपर होती है। तो यहां पर आप फेक नहीं हो सकते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद आपको 4 मिनट दिए जाते हैं स्टोरी राइटिंग के लिए। दैट मीन्स क्या होता है, 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाया जाएगा, उसके बाद 4 मिनट दिए जाएंगे स्टोरी लिखने के लिए। अगेन फिर दूसरा पिक्चर 30 सेकंड के लिए आता है और 4 मिनट स्टोरी के लिए दिए जाते हैं। और लास्ट का जो स्लाइड होता है आपका, वो ब्लैंक स्लाइड होता है जिसमें आप अपने हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से कोई भी स्टोरी यहां पर लिख सकते हैं। अब ये ब्लैंक स्लाइड को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है कि ब्लैंक स्लाइड में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, और उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से ब्लैंक स्लाइड में भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला है, ये टेस्ट है आपकी इमेजिनेशन का। आप जो भी इमेजिन करते हैं आप उसके अंदर लिख सकते हैं। हाँ, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, वो हम उसके बारे में बात करेंगे, बट इट्स प्योरली टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन आपकी स्टोरी के थ्रू साइकोलॉजिस्ट जान लेगा कि आपकी ट्रू पर्सनालिटी क्या है। आपकी ट्रू पर्सनालिटी उन स्टोरीज के थ्रू रिवेल हो जाएगी। देखिए अब ये पॉइंट आता है कि फिर पीपीडीटी एंड टीएटी में डिफरेंसेस क्या है। देखिए मेजरली डिफरेंसेस की मैं बात करूं कि पीपीडीटी के अंदर आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है जो थोड़ी सी हैजी सी होती है, वहीं आपको टीएटी के अंदर 11 पिक्चर शो की जाती है जो क्लियर होती है और एक ब्लैंक स्लाइड होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जैसे पीपीडीटी के अंदर 30 सेकंड ऑब्जर्व करने के लिए दिए जाते थे, 1 मिनट डिटेल्स फिल करने के लिए दिए जाते थे, जैसे मूड ऑफ द कैरेक्टर, जेंडर की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मेन कैरेक्टर कौन है। बट यहां पर टीएटी में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है, आपको 30 सेकंड्स ऑब्जर्व करने के लिए दिए जाते हैं इमेज और 4 मिनट डायरेक्टली स्टोरी को राइट करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि पीपीएनडीटी में आपको स्टोरी को नरेट करना होता था, आपका ग्रुप डिस्कशन होता था, बट यहां पर कोई नरेशन कोई ग्रुप डिस्कशन आपका टीएटी के अंदर नहीं होगा। ये आपके इंडिविजुअल का टेस्ट है, आपके इंडिविजुअल की इमेजिनेशन का टेस्ट है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा। थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसे डेवलप किया था हेनरी मिरे एंड क्रिस्टिना मॉर्गन ने। देखिए इसमें बेसिकली होता यह है कि कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती है पेशेंट को या जो भी पर्सन जिसकी पर्सनालिटी का टेस्ट लिया जाना है, और उन पिक्चर्स के थ्रू
जब पेशेंट उस पिक्चर्स के ऊपर अपनी स्टोरी लिखता है, अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू उसकी एक स्टोरी लिखता है, किसी पिक्चर को उसने देखा, पिक्चर का बैकग्राउंड देखा, कैरेक्टर देखा, कैरेक्टर बैकग्राउंड को देखने के बाद अपने आप को उस पिक्चर में एक इमेजिनरी हीरो के फॉर्म में अपने आप को इमेजिन करा, और जब वो उस पर एक स्टोरी लिखता है तो उस स्टोरी के थ्रू उसके अंदर की जो हिडन इमोशंस है, अनकॉन्शियस उसके इमोशंस होते हैं, वो सारे के सारे रिवील होने लग जाते हैं। दैट्स वाई से कहा जाता है प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आप अनकॉन्शियसली, आपको पता नहीं है, आप अनकॉन्शियसली अपनी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करते हैं। आपकी जो एस्पिरेशंस हैं, आपके इमोशंस है, कुछ ऐसी चीजें जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, आपकी जो हिडन क्वालिटीज हैं, वो आप यहाँ पर इस स्टोरी के थ्रू रिवील कर देते हैं। और इस स्टोरी को, ये जो टेस्ट है टीएटी, इसे टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इट्स प्योरली द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। आपने एक पिक्चर देखा, पिक्चर का बैकग्राउंड देखा, पिक्चर में कैरेक्टर को देखा, आपके माइंड में क्या चीज आई है, आपने क्या थीम सोची है, और आपकी इमेजिनेशन क्या है उस पिक्चर को देखकर, यही आपका थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कहता है। बिकॉज उस इमेजिनेशन को जब आप स्टोरी के फॉर्म में लिखते हैं, उस स्टोरी से ही पता लग जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो मैंने आपको एक चीज हमेशा कही है कि डोंट फेक योर पर्सनालिटी, अपनी इमेजिनेशन को लिमिट मत करो। जो भी चीजें दिख रही है, जो भी इमेजिनेशन है, उसके ऊपर ही आपको स्टोरी लिखनी है। आपको कभी भी प्री कंसीव्ड स्टोरी के ऊपर नहीं जाना है, बिकॉज अगर आपने एक भी प्री कंसीव्ड स्टोरी यहां पर लिख दी तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो फेक है। बिकॉज क्या होगा, आपको सिर्फ एक टेस्ट नहीं देना है टीएटी साइकोलॉजी के अंदर, आप डब्ल्यूएटी के अंदर जाएंगे, एसआरटी के अंदर जाएंगे, और एसआरटी के अंदर आपका सिचुएशन अगर आपको कोई दी गई है, वहां पर आपका जवाब कुछ और निकल रहा है, आपकी इमेजिनेशन के थ्रू साइकोलॉजिस्ट को आपकी पर्सनालिटी कुछ और डिप्लिक्ट हो रही है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में ये मान लिया जाएगा कि आपकी जो पर्सनालिटी, आप अपनी एक फेक पर्सनालिटी शो कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि बी नेचुरल, अपने आप को नेचुरल रखिएगा। जितना नेचुरल रहेंगे आप इन सारे टेस्ट में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के अंदर जिस तरीके से हमने देखा था, वैसे ही टीएटी के अंदर भी आपको एक स्टोरी राइटिंग करनी होती है। 30 सेकंड आपको मिलते हैं एक पिक्चर को देख के उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसके बाद आपको उसके ऊपर स्टोरी लिखनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये जो टीएटी टेस्ट होता है, टीएटी की आपको जो स्टोरी होती है वो भी 3 टेंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। पहला आपका होता है पास्ट टेंस की व्हाट लीड टू द स्टोरी। आपने अगर एक पिक्चर देखा है, उस पिक्चर में जो सिचुएशन दिखाई जा रही है वो सिचुएशन क्यों आई, उस सिचुएशन के आने के रीजन क्या थे, दैट मींस ऐसा कुछ हुआ होगा पास्ट में जिसके कारण ये सिचुएशन अक्योर हुई है। दैट मींस पहला जो पॉइंट आपको याद रखना होता है वो आपके पास्ट का होता है कि व्हाट लीड टू द स्टोरी। दूसरा आप बात करते हैं इसमें प्रेजेंट की, व्हाट हैपनिंग इन द स्टोरी। आपने पिक्चर देखा, उसमें कोई सिचुएशन आपको दिख रही है, आपने बैकग्राउंड्स को चेक किया, डिटेल्स को चेक किया, और आपने एक इमेजिन किया कि यस दिस इज द सिचुएशन, और मैं सिचुएशन के ऊपर थीम बना के अब एक स्टोरी लिखने वाला हूं। तो दूसरा पॉइंट आपको ये बताना होता है वहां पर कि अब प्रेजेंट में यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, इस प्रेजेंट में क्या चल रहा है। अगर कोई इशू है तो उस इशू का आपको प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, कोई इशू है तो उस इशू को आपको यहाँ पर बताना है। और तीसरा आपका होता है व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम। आपका जो हीरो है, आपका जो कैरेक्टर है, जिसको आपने लीड कैरेक्टर माना है, आपका जो हीरो है, उसने उस इशू को कैसे रिजोल्व किया है, वो कैसे उस सोल्यूशन पे आया, और लास्ट में उसका पॉसिबल आउटकम क्या था, दैट मीन्स उसका सोल्यूशन क्या था। दैट मीन्स यहाँ पर फ्यूचर की बात की जाती है। तो किसी भी स्टोरी की तरह एक अच्छी स्टोरी क्या होगी आप खुद समझिए। अगर मैं स्टोरी को बीच में फ्यूचर से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर उसको प्रेजेंट में लेकर जाता हूं, फिर पास्ट में चला जाता हूं, तो क्या स्टोरी अच्छी होगी? नहीं। आपकी अगर स्टोरी आप पास्ट से स्टार्ट करते हैं कि ये जो सिचुएशन आई है वो क्यों आई है, उसके बाद अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो बताते हैं कि ये सिचुएशन के कारण ये पॉइंट आया था, फिर ये चीजें हो रही है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम अरोज हुई है, और लास्ट में आप एक सोल्यूशन बता देते हैं कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से ठीक किया गया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस निकाले गए, एक्शंस लिए गए, और लास्ट में पॉसिबल आउटकम निकला जो कि पॉजिटिव होना ही चाहिए ऑब्वियसली, तो उसके बाद आपकी स्टोरी एक अच्छी स्टोरी बन जाती है। तो इसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकल रहिए, नॉर्मल रहिए कि आपकी जो स्टोरी है वो किस तरीके से अच्छी लगेगी। जब साइकोलॉजिस्ट आपकी स्टोरी को पढ़े तो उसे कोई भी डायलेमा नहीं होना चाहिए, एक क्लियर स्टोरी यहाँ पर दिखनी चाहिए, और स्टोरी के थ्रू आपकी पर्सनालिटी वहां पर रिफ्लेक्ट यहाँ पर होनी चाहिए। अब देखिए एक, अब टीएटी के स्टोरी में क्या किया जाता है, जब भी आपके सामने कोई स्टोरी या कोई पिक्चर आएगा 30 सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड के लिए, आप उसमें सबसे पहले अपना मेन कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, हीरो और हीरोइन। देखिए यहाँ पर प्रेफरली यही किया जाना चाहिए कि आप जिस भी जेंडर के हैं, आप अपने जेंडर का और अपनी एज का ही हीरो जो है वो प्रेफर करिएगा। बिकॉज ये माना जाएगा, साइकोलॉजिस्ट यही मान के चलेगा कि इस स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर जिसे आपने मेन कैरेक्टर माना है, जो हीरो जिसे आपने माना है, उसके एक्शंस आप ही के एक्शंस है, उसका माइंडसेट आप ही का माइंडसेट है, और उसकी जो पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है वो आप ही की पर्सनालिटी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए
ये प्रेफरेबल होता है कि जो हीरो या हीरोइन आप इसमें ले रहे हैं वो आप ही के जेंडर का होना चाहिए। ये मैं आपको एक सजेशन दूंगा। आपकी एज का होना चाहिए, एज का बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लगभग आपकी एज का ही होना चाहिए। हालांकि बहुत सारी चीजें पिक्चर के ऊपर भी डिपेंड करेगी, बट जहां तक पॉसिबल हो सके वो आपके जेंडर का और आपकी एज का होना चाहिए लगभग। दूसरा, अदर कैरेक्टर्स, अगर आपको पिक्चर में कोई दूसरे अदर कैरेक्टर्स दिखते हैं, आप उन अदर कैरेक्टर्स को भी डिटेल से ऑब्जर्व कीजिए, और जब आप किसी भी इशू का या जो सिचुएशन उसमें दी गई है उस सिचुएशन का जब आप सोल्यूशन निकालेंगे तो उन अदर कैरेक्टर्स की हेल्प आप लीजिएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आप खुद हीरो बन रहे हैं, सारी प्रॉब्लम को आप अकेले सॉल्व कर रहे हैं, पिक्चर में दूसरे कैरेक्टर्स दिखाए भी गए थे बट आपने उनका यूज नहीं किया, उनकी हेल्प नहीं ली, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट के माइंड में ये आ जाता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड है, आप हर काम अकेले करना चाहते हैं। देखिए समझिए, मैंने आपको एक चीज बोली, आपकी स्टोरी दिखा देगी कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी स्टोरी की एक एक लाइन, आपकी एक एक लाइन का कोई मतलब वहां पर होगा साइकोलॉजिस्ट के लिए, तो इस पॉइंट को ध्यान से रखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट आपका आता है सिचुएशन इन पिक्चर। कई बार बच्चा करता यह है कि पिक्चर के अंदर सिचुएशन कुछ और दिखाई जा रही है, और जो थीम या जो आइडिया वो सेट कर लेता है पिक्चर के ऊपर, वो पता नहीं कौन सा कोई प्री कंसीव्ड आइडिया कर लेता है। तो आपको ये नहीं करना है कि जो सबसे पहले आप उसकी सिचुएशन को देखिएगा कि पिक्चर में क्या सिचुएशन दिखा जा रही है, बैकग्राउंड क्या है, कोई गांव का माहौल है, किसी विलेज का माहौल है, या कोई शहर का माहौल है, किसी एक्सीडेंट को दिखाया जा रहा है, कहीं पर सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाई जा रही है। सिचुएशन को ऑब्जर्व करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है रिसोर्सेस। पिक्चर के अंदर आप देखिए कि अवेलेबल रिसोर्सेस क्या क्या है। कुछ रिसोर्सेस ऐसे होंगे जो आपको पिक्चर के अंदर ही शो हो जाएंगे, और उन रिसोर्सेस का, उन डिजायरेबल रिसोर्सेस का आप अपने एक्शंस में यूज कर सकते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, डिजायरेबल रिसोर्सेस की बात मैंने की है। कई बार ये हो सकता है कि आपको 10 रिसोर्सेस दिख रहे हैं, बट कुछ 10 रिसोर्सेस में से 3 रिसोर्सेस ऐसे थे जिसका आपके एक्शन से कोई लेना देना नहीं था, तो जबरदस्ती उन रिसोर्सेस को ऐड नहीं करना है कि सोल्यूशन निकालने के लिए मैं इन रिसोर्सेस को ऐड कर रहा हूं, इन रिसोर्सेस का यूज कर रहा हूं। जो डिजायरेबल रिसोर्सेस होते हैं आपके, आप उनका यूज कर सकते हैं। और ये कब पता लगेगा? जब आप पिक्चर को बड़े अच्छे से और सही तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आपकी थीम या प्लॉट। आपकी जो थीम है, आपका जो आइडिया है, ये जो पिक्चर किस आइडिया पे बेस्ड है, पिक्चर की थीम क्या है, वो थीम बड़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपकी थीम ही सारी चीजें डिसाइड करेगी। और एक गलती मत कीजिएगा कि पिक्चर आपकी कुछ और है और आपने थीम कुछ और ही चूज कर ली। समझिए, अगर रूरल बैकग्राउंड की कोई पिक्चर है तो आपकी जो थीम है वो भी रूरल बैकग्राउंड से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर एक्सीडेंटल की कोई पिक्चर है तो आपकी जो थीम है वो भी उसी से रिलेट होनी चाहिए। आप ये मत कीजिएगा कि आपने कोई प्री कंसीव्ड आइडिया ले लिया, थीम आप सोच के आए थे, और कोई भी पिक्चर आई वो थीम आपने चिपका दी उस पिक्चर के अंदर। ये मत करिएगा, क्योंकि ये गलती बहुत सारी लोग करते हैं। मैंने एक चीज बताई है, बी नेचुरल। जितना नेचुरल रहोगे, जितना आप इमेजिनेटिव रहोगे, उतना ज्यादा इस टेस्ट के अंदर आपके लिए बहुत बढ़िया चीजें होती है। लास्ट में आप एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं कि उस पिक्चर के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, उसका सोल्यूशन क्या है। उसके लिए आप एक प्रॉपर प्लान बनाइए, एक सोल्यूशन दीजिए, और लास्ट में आप क्या करते हैं, एक प्रॉपर एंडिंग कीजिएगा, पॉजिटिव एंडिंग कीजिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या एंडिंग पॉजिटिव करना ये जरूरी है? जी हाँ, एंडिंग आपकी पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी जो भी पिक्चर है, आपकी जो स्टोरी है, उसकी एंडिंग एक पॉजिटिव मूड के अंदर ही आपको करना है। इस पॉइंट को समझिएगा, और एक कंप्लीट एंडिंग करिएगा। होगा क्या कि आपको एक साथ 12 स्टोरीज लिखनी है, 30 सेकंड्स का टाइम मिल रहा है स्टोरीज को ऑब्जर्व करने के लिए। दैट मीन्स जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, हीरो हीरोइन, अदर कैरेक्टर्स, रिसोर्सेज, प्रॉपर प्लान, सिचुएशन इन द पिक्चर, ये आपको 30 सेकंड के अंदर ऑब्जर्व करनी है। तो समझिए, आपका ऑब्जर्वेशन पावर बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। और स्टोरी को 30 सेकंड के बाद 4 मिनट में आपको कंप्लीट भी करना है। और इनकम्प्लीट स्टोरी एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी साइकोलॉजिस्ट के ऊपर आपका, तो स्टोरी को कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए, स्टेप्स टू फॉलो की मैं बात करूं, जैसे अगर इस तरीके का कोई पिक्चर आ जाता है, अब इस पिक्चर के अंदर आपको, पिक्चर में कैरेक्टर आप देखेंगे, थीम देखेंगे, बैकग्राउंड आप इसका देखिएगा कि बैकग्राउंड क्या है, और एक प्लॉट और थीम आपको डिजाइन करके फिर अपनी स्टोरी यहाँ पर लिखनी है। काफी फेमस पिक्चर है। इस फेमस पिक्चर के अंदर कुछ लोग इसमें नेगेटिव सोचते हैं, जैसे हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ यहाँ पर है, कुछ इस पे एक अलग तरह की स्टोरी बनाते हैं कि ब्रदर जो है वो सोया हुआ था और सिस्टर जो है वो रो रही थी, डाउरी का इशू था, और फिर ब्रदर उठता है और हीरो जो है, हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो उठते हैं, और वो इस इशू को रिजॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या होता है कि आपकी जो स्टोरी होती है बेटा, आपकी स्टोरी के थ्रू ही ये पता लग जाता है कि आपकी पर्सनालिटी यहाँ पर किस तरह की होगी। अब देखिए, इसमें कुछ चीजों का, जब भी आप स्टोरी लिखें तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना। सबसे पहले आपका आता है हीरो। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर सुपरमैन बना लिया। कभी भी आपको अपने आप को सुपरमैन नहीं समझना है। जब भी आप एक स्टोरी लिखते हैं, किसी भी स्टोरी के अंदर आपका जो हीरो है वो एक
नॉर्मल पर्सन होना चाहिए विद द ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। इस बात को समझिएगा, उसके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, ना कि सुपरमैन लाइक क्वालिटी। तो अपने हीरो को बहुत एक्स्ट्रा वेजेंट मत बनाइएगा, ऐसा मत करिएगा कि हीरो जो है वो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इस पॉइंट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हीरो का आप जो भी है आपको उसका एक नाम देना है, वो क्या कर रहा है और उसका पर्पस क्या है। पर्पस का जैसे मतलब है कि मान लीजिए आपका हीरो जो है वो बच्चों को पढ़ाने जा रहा है, दैट मीन्स ही इज अ टीचर। आपका हीरो जो है वो ऑफिस जा रहा है, दैट मीन्स वो जॉब कर रहा है। तो आपको अपने हीरो का एक पर्पस देना यहाँ पर जरूरी होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और हीरो को नाम जरूर दीजिएगा, डोंट गो विद द ऑर्डिनरी नेम्स। कई बार बच्चे ऑर्डिनरी नाम के साथ चले जाते हैं, जैसे राजू हो गया है, श्याम हो गया है। कि ऑर्डिनरी नाम मत दीजिएगा, थोड़े से ऐसे नाम दीजिएगा जो यूनिक लगे। बिकॉज क्या होगा कि ऑर्डिनरी नाम काफी सारे लोग देते आ रहे हैं, काफी टाइम से देते आ रहे हैं, तो आपकी स्टोरी का फिर उतना अच्छा इंपैक्ट यहाँ पर शायद नहीं पड़ सकता है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका लगता जो बात मैंने बता दी है कि बिहेव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन। आपका जो हीरो है उसे नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव करना है, ना कि सुपर हीरो की तरह। पॉजिटिव रहना है, ऑब्वियसली चीज है। आप एक पॉजिटिव स्टोरी लिखने जा रहे हैं तो आपके जो एक्शंस होते हैं, जो हीरो के एक्शंस होते हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपकी स्टोरी में कहीं भी डिप्रेशन, फेलियर, ये चीजें शो नहीं होना चाहिए किसी भी लाइन के अंदर। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। अब ये कब आप शो नहीं करोगे, कब ये चीज कर पाओगे? जब आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हो किसी चीज की। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप इन चीजों को ओवरकम कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर यहां पर बात की जाए कि आप जब भी हीरो का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पहली बात बहुत लंबा इंट्रोडक्शन आपको नहीं देना है। आपका जो मेजर पोर्शन होता है उस पॉइंट को याद रखिएगा, वो एक्शंस के लिए आपको सिक्योर रखना है कि जो प्रॉब्लम आई थी उसका सोल्यूशन निकालने में आपने क्या एक्शन लिया है, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना होता है। इंट्रोडक्शन में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। कई बार बच्चा गलती ये करता है कि इंट्रोडक्शन में कि वो ब्रेव है, वो ऑनेस्ट है, ये सारी चीजें लिख के आ जाता है। देखिए, आपकी जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, जो हीरो की ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, वो हीरो के एक्शन के थ्रू यहाँ पर शो होगी, ना कि वर्ड्स के थ्रू। तो आपकी जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है वो आपके एक्शंस के थ्रू यहाँ पर आपको शो करना है। नेक्स्ट आपकी बात करें, जो कई बार गलती कर देते हैं कि स्टोरी के लास्ट में जब हीरो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता है तो एक रिवॉर्ड की बात कर दी जाती है। वो आपको नहीं करना है, ये बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। मैंने पिछली बार पीपीएन डीटी में भी आपको ये चीज समझाई थी कि ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। किसी भी स्टोरी के बाद में, स्टोरी के लास्ट में हीरो को किसी भी रिवॉर्ड की बात मत कीजिएगा, ये एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर डाल देगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि आप अदर कैरेक्टर्स को इग्नोर मत कीजिए। मैं ऑलरेडी इस बारे में आपको बता चुका हूं कि अगर आपको कोई अलग अदर कैरेक्टर्स दिख रहे हैं पिक्चर के अंदर, आप उनको इग्नोर मत कीजिए, आप उनकी हेल्प लीजिए अपने सोल्यूशन को फाइंड करने में। जो प्रॉब्लम दी गई थी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने स्टोरी में जो भी प्रॉब्लम ले रहे हैं या जो भी इशू आप ले रहे हैं, उस इशू को सॉल्व करने में उन अदर कैरेक्टर्स की आपको हेल्प लेनी है। मैंने पहले ही चीज बताई कि अगर आप ये सोच के चलेंगे कि मैं ही सारा अपने हीरो से ही, सारे एक्शन हीरो ही कर रहा है, सारे काम हीरो ही कर रहा है, अदर कैरेक्टर्स दिख रहे हैं बट स्टिल आप उनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो ये शो करेगा कि आप सेल्फ सेंटर्ड हैं। इस पॉइंट को समझिएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि थीम या प्लॉट ऑफ द स्टोरी क्या होता है, देखो मैं हमेशा से एक चीज बोलता हूं और ये चीज बिल्कुल सही है कि जो स्टोरी का पिक्चर है, जो पिक्चर आपको शो किया जा रहा है, चाहे वो टीएटी के अंदर मैं बात करूं या पीपीएनडीटी के अंदर बात करूं, वो पिक्चर इटसेल्फ शोज द स्टोरी। वो पिक्चर अपने आप ही आपको स्टोरी बता देगा कि स्टोरी क्या होनी चाहिए। आपका थीम या प्लॉट जो है वो पहली बात तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, पॉइंट याद रखिएगा। एक प्रैक्टिकल थीम या प्लॉट लीजिएगा। पिक्चर के अंदर कुछ अलग बैकग्राउंड दिखा रहा है, आपने जो थीम और प्लॉट ले लिया वो कुछ अलग ले लिया, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपका जो थीम और प्लॉट है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेगा, बिकॉज आपका जो हीरो है, आप जगह जो मेन कैरेक्टर है, वो उसी थीम और प्लॉट के अंदर से एक सिचुएशन से का सोल्यूशन निकाल के लाने वाला है। तो आपका थीम या प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो है प्री कंसीव्ड थीम। ऑलरेडी कोई थीम सोची, 15 20 50 टीएटीज लगाए, एक प्री कंसीव्ड थीम सोची, कोई भी पिक्चर यहां पर आया और उस प्री कंसीव्ड थीम को ही वहां पर लिख दिया। देखिए, टीएटी आपके टेस्ट है इमेजिनेशन का। आपने अगर कोई प्री कंसीव थीम लगाई और इधर उधर से उसको जोड़ने की कोशिश करी, साइकोलॉजिस्ट बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, उनके उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपने प्री कंसीव थीम लगाई और वो समझ नहीं पाए, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक मानी जाती है कि आप कोई प्री कंसीव थीम को जो है वो यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपकी जो थीम है वो प्री कंसीव नहीं होना चाहिए। आप जो पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर का जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, उसके ऊपर 30 सेकंड आपको दिए गए, आप इमेजिन कीजिए, अपनी इमेजिनेशन का यूज कीजिए,
खुद का दिमाग का यूज कीजिए और उसके बाद उस इमेजिनेशन के बेस के ऊपर आप एक थीम को तैयार कीजिए। एक प्लॉट आपका तैयार वहां पर हो जाना चाहिए कि किस प्लॉट के ऊपर ये स्टोरी होने वाली है, किस थीम के ऊपर ये स्टोरी होने चाहिए। क्या ये थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, समझिए आपकी इमेजिनेशन का टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि ऑब्जर्व माइनर डिटेल्स, ये छोटी छोटी डिटेल्स ऑब्जर्व करना बड़ा जरूरी होता है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही आपकी स्टोरी में कह सकते हैं कि एक नयापन लेकर आती है, आपकी स्टोरी में एक काइंड ऑफ रियलिटी लेकर आती है। आपकी स्टोरी में एक कह सकते हैं कि पढ़ने वाले को अच्छी लगती है क्योंकि आप छोटी छोटी डिटेल्स का यूज कर रहे हैं। और यहां पर यह दिख जाता है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितना है। बिकॉज क्या देखिए, आपको दिखाई जा रही है एक पिक्चर, उस पिक्चर को देखकर आपको चीजें इमेजिन करनी है। अब उस पिक्चर में अगर कोई माइनर डिटेल्स दे रखी है तो वो आपकी इमेजिनेशन में कनेक्ट होनी चाहिए। आपको उस इमेजिनेशन के अंदर उस स्टोरी में उस माइनर डिटेल्स को बताना पड़ेगा। और ये माइनर डिटेल्स ऑब्जर्वेशन ये स्टोरी राइटिंग में सबसे ज्यादा और सबसे मेजर रोल प्ले करता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी पिक्चर के बेसिक बेसिक के ऊपर स्टोरी मत बना देना। अगर कोई पिक्चर दिख रही है उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसकी माइनर डिटेल्स को देखिए कि कौन कौन सी छोटी छोटी माइनर डिटेल्स हैं। उन माइनर डिटेल्स के बेस पे एक थीम तैयार कीजिए, एक प्लॉट तैयार कीजिए और उसके ऊपर अपनी एक प्रॉपर स्टोरी को यहां पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, डिफरेंट एंड लॉजिकल आइडियाज। देखिए क्या होता है, मैं स्पेसिफिकली टीएटी की बात करूं, यहां पर आपको 12 स्टोरीज लिखनी है। अगर आप बार बार एक ही आइडिया को रिपीट कर रहे हैं कि हर पिक्चर में आप एक आइडिया को रिपीट कर रहे हैं, हर पिक्चर में आपने अपने कैरेक्टर को एक ही मोटिव दे दिया, एक ही पर्पस दे दिया, एक ही थीम दे दी, एक ही प्लॉट दे दिया, तो जो आपकी स्टोरी है वो थोड़ी सी मोनोटोनियस हो जाती है। जो साइकोलॉजिस्ट है जब वो आपकी स्टोरी को पढ़ेगा, इन 12 स्टोरीज को पढ़ेगा, जब वो देखेगा कि हर स्टोरी में आप एक ही आइडिया अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ जाएगी कि यू आर नॉट इमेजिनेटिव। आपकी जो इमेजिनेटिव है बहुत ही कंसाइज है, वो बहुत ही लिमिट के अंदर है, आप ज्यादा इमेजिन कर नहीं पाते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, जहां तक हो सके आपकी हर इमेज में आपको एक अलग आइडिया यूज करना है, एक अलग थीम यूज करनी, एक अलग प्लॉट यूज करना है। बिकॉज अगर आप सेम आइडिया के ऊपर बना देंगे, सेम थीम के ऊपर आप एक सारी पिक्चर्स को बना देंगे, तो फिर वो चीज सही नहीं रहती है, उसमें मजा नहीं आएगा। देखो ना आपको मजा आएगा ना साइकोलॉजिस्ट को पढ़ने में मजा आएगा। और हर पिक्चर के अंदर अगर आप सेम आइडिया डिप्लिक करते हो तो हो सकता है कि आपके अंदर वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी हो, बट आपकी पिक्चर्स के थ्रू, आपकी स्टोरीज के थ्रू वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी शो हो ही नहीं पा रही है। बिकॉज आप हर बार क्या कर रहे हो, आप हर बार सेम आइडिया रिपीट कर रहे हो। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को याद रखिएगा। और जो आपका थीम है, जो प्लॉट है, वो थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए, डोंट गो इन लॉजिकल। ठीक है, इमेजिनेशन या इमेजिनेटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि आप इन लॉजिकल बातें करने लगे। आपकी लॉजिकल बातें आपकी होनी चाहिए, आपका जो आइडिया है वो भी लॉजिकल होना चाहिए, आपका जो थीम जो प्लॉट है वो भी थोड़ा सा लॉजिकल यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट, थीम शुड कनेक्ट विद पिक्चर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपकी जो पिक्चर है, आपकी थीम उससे कनेक्ट होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। पिक्चर कुछ और बोल रही है, आपकी थीम जो है वो आप कुछ और ही बता रहे हैं। ये चीजें फिर क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। यहाँ पर देख लिया जाएगा, देखती साइकोलॉजिस्ट समझ में जाएगा, ऑब्जर्वर समझ जाएगा कि आप जो है वो प्री कंसीव्ड स्टोरी लिख रहे हैं, आपकी खुद की कोई इमेजिनेशन नहीं है। आप बाहर से एक आध स्टोरी आपने पढ़ी है या खूब आपने रट्टे लगाए हैं, बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी और यहाँ आकर आपको जो भी पिक्चर दिखी आपने वो स्टोरी एज इट इज कनेक्ट करने की कोशिश करी, मतलब जबरदस्ती थोप दी है। तो ये चीज आपको नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई पिक्चर देखते हो, सबसे पहला काम जैसा कि मैंने बताया कि डिटेल्स को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व द पिक्चर, पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो जाएगा। बिकॉज अगर आपने पिक्चर को ऑब्जर्व नहीं करा, डिटेल को ऑब्जर्व नहीं करा, तो आप ना तो पिक्चर की एक प्रॉपर थीम ले पाएंगे, ना उस पिक्चर का एक प्रॉपर पास्ट दे पाएंगे, ना उस पिक्चर का एक प्रॉपर आप आउटकम दे पाएंगे, दैट मीन्स फाइनल रिजल्ट दे पाएंगे। और ना ही आप फाइंड कर पाएंगे कि पिक्चर के अंदर कोई इशू है भी या नहीं है, या कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है। तो दैट्स वाई पिक्चर को ऑब्जर्व करना यहां पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, चेक द रिसोर्सेज, जिसकी हमने बात कर ली कि जो भी रिसोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं पिक्चर्स में, जो भी रिसोर्सेज आपको दिख रहे हैं, उन रिसोर्सेज को आपको चेक करना है। नेक्स्ट इन पॉइंट आता है कि थीम ऑफ द पिक्चर, थीम जो है पिक्चर की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो आपकी पिक्चर से कनेक्ट ही करनी चाहिए। रिफ्लेक्टेड योर पर्सनालिटी, अब देखिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी इमेजिनेशन के अंदर, आप किसी भी पिक्चर के अंदर जो सिचुएशन दी गई है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस अगर आपने वो फेस की है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनालिटी आपकी स्टोरी में रिवील करनी चाहिए। आप समझिए, साइकोलॉजिस्ट, एसएसबी, असेसर ये बेसिकली क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इन स्टोरीज के थ्रू, इन पिक्चर्स के थ्रू आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके जो हिडन इमोशंस है, आपने अगर कुछ अचीव किया है, आपके अंदर जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है वो रिवील हो जाए।
तो आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। आपको कोई स्टोरी मिली है, आप इमेजिन कर रहे हैं, आप इमेजिनेशन किसी और का यूज मत कीजिए, अपनी ओन इमेजिनेशन के थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका इमेजिनेशन जितना अच्छा होगा, आपकी पर्सनालिटी को आप जितना अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, उतना सही तरीके से जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको समझ पाएगा कि आपकी पर्सनालिटी रियलिटी के अंदर क्या है, रियलिटी में आप किस तरीके के पर्सन है। तो रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी विथ द स्टोरीज, ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। और लास्ट में सम रिस्क एंड एडवेंचर भी आपको ऐड करना होता है। जैसे कि स्टोरी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम दे रखी है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप क्या एक्शंस ले रहे हैं, आपने क्या चीजें करी हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय आपको क्या क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, उन छोटी प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन आप क्या निकालते हैं। जब आप इस तरीके की स्टोरी लिखते हैं तो वो स्टोरी प्रैक्टिकल लगती है, आपकी इमेजिनेशन यहाँ पर दिखती है, और फिर वो एक स्टोरी डिजायरेबल स्टोरी बन जाती है। मैंने आपको बताया गुड स्टोरी बैड स्टोरी जैसी चीज नहीं होती है, वो डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी डिजायरेबल यहाँ पर बन जाएगी, इस पॉइंट का आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लास्ट में आपकी स्टोरी के अंदर आपने जो भी इशू देखा था या जो भी आप प्रॉब्लम थी, उसका जो सोल्यूशन आप निकालते हैं, वो सोल्यूशन आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको देना है। ऐसा सोल्यूशन जो कि नॉर्मल आदमी अगर सिचुएशन में होता, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, वो उसी तरीके का एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाल के आता, ना कि आपको इनलॉजिकल सोल्यूशंस देना है, ऐसे सोल्यूशंस देना है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह के सोल्यूशंस के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए, मेंशन द माइनर प्रॉब्लम। देखिए क्या होता है, जब भी किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने जाते हैं, तो यहां पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आने लगती है। ये आपने रियल लाइफ के अंदर भी जो है वो फेस किया होगा, कि आप किसी जब बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम आपके सामने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी, या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती जाती हैं। आप जब टीएटी में अपनी स्टोरी लिखते हैं, आप जिस इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जो हीरो है वो प्रैक्टिकल लॉजिकल आंसर्स के साथ जिन इश्यूज को सॉल्व कर रहा है, उस इश्यू को सॉल्व करते टाइम हो सकता है कि कुछ माइनर प्रॉब्लम्स ही वहां पर आ रही है, जो कि नेचुरली है, जो आएंगी इसे। आपको उन माइनर प्रॉब्लम्स को भी मेंशन करना है, और उन माइनर प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन यहाँ पर आपको शो करना है। देखिए इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि आपकी इमेजिनेशन कितनी डीप है। आप अगर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने जाते हैं, तो आपको पता है कि अगर मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा हूं, तो मुझे ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी यहां पर फेस करनी पड़ेगी, और एक आपका ओवरऑल इंपैक्ट काफी अच्छा पड़ता है, बिकॉज आपकी इमेजिनेशन शो होती है कि आपकी इमेजिनेशन काफी डीप है, लॉजिकल है, और एक प्रैक्टिकल इमेजिनेशन यहाँ पर आपकी शो होती है। और लास्ट में आपका होता है पॉजिटिव एंड, आपकी स्टोरी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपकी स्टोरी के अंदर जो पिक्चर आपको दिखाया गया हो शुरुआत में टीएटी में, वो एक नेगेटिव पिक्चर हो, वो पॉसिबल है। बट आपको ये बात रखना है कि ये वो सिचुएशन नेगेटिव थी, जो पिक्चर उस टाइम पे दिखाया गया था वो सिचुएशन नेगेटिव थी। उसका मतलब ये नहीं था कि आप लास्ट में आउटकम भी नेगेटिव निकाल दे। वो सिचुएशन नेगेटिव हो सकती है, बट एक अच्छी स्टोरी, एक पॉजिटिव स्टोरी वो होती है जिसके अंदर एक एंडिंग पॉजिटिव हो। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपकी जो एंडिंग है वो एंडिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। बिकॉज देखिए अगर आप नेगेटिव एंडिंग कर देंगे, तो ये तो बिल्कुल भी इंपैक्टफुल रहेगा ही नहीं। आपकी जो स्टोरी है, उस स्टोरी की जो एंडिंग है वो आपको एक पॉजिटिव करनी है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई पिक्चर आपके ऊपर आती है, कोई पिक्चर आपके सामने आती है टीएटी के अंदर, आप घर पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उस पिक्चर को डिस्क्राइब मत कीजिए। ये मिस्टेक स्टूडेंट्स करते कि कोई पिक्चर आई है, उसमें आपने उस पिक्चर को डिस्क्राइब कर दिया। थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये आपकी इमेजिनेशन का टेस्ट है। वो आपसे पिक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछना चाहता है नॉर्मली कि ये पिक्चर में जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन आई क्यों। उस पिक्चर में सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आपका जो मेन कैरेक्टर है उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेगा, और उस इश्यू को कैसे सॉल्व किया गया, और लास्ट में पॉजिटिव एंडिंग क्या निकली। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिए सिंपल सी बातें, बट ये टेस्ट में आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंप्लीट द स्टोरी। आपकी स्टोरी को आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, टाइम कम मिलता है, 30 सेकेंड्स आपको मिल रहे हैं, बट स्टिल आप ट्राई कीजिए। ट्राई क्या करना है आपको, करना ही आपको अपनी स्टोरी को कंप्लीट करना है। बिकॉज ये 30 सेकंड के अंदर, शुरुआत के 30 सेकंड में आप कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, आपका प्लॉट थीम आप डिसाइड करते हैं, आपके हीरो के एक्शंस आप डिसाइड करते हैं, क्या वो प्लान ले रहा है वो डिसाइड करते हैं। और इसके थ्रू ही, आपकी स्टोरी के थ्रू आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स पता लग जाती है, आपकी प्लानिंग स्किल्स का पता लग जाता है, आपके जो इमोशंस है वो सारी चीजें पता लग जाती है। तो आपको स्टोरी को कंप्लीट करना जरूरी है। अब इसका एक ही तरीका सोल्यूशन है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे,
उतनी ज्यादा आपकी स्टोरी को लिखने में महारत हासिल आपको हो जाएगी। देखिए एक ही इसका सोल्यूशन है, आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टीएटी की प्रैक्टिस कीजिए, पीपीडीटी की प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज जितनी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को उस सिचुएशन में कंफर्टेबल पाएंगे जब आप एसएसबी के अंदर स्टोरी लिख रहे होंगे। और फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि बार बार एक ही आइडियाज को रिपीट नहीं करना है। अब लास्ट की जो 12 स्लाइड होती है, जिसे ब्लैंक स्लाइड के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारी चीजें ऐसी है, कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ब्लैंक स्लाइड में क्या करना है। देखिए ब्लैंक स्लाइड क्या है, मैं ये मानता हूं कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होती है और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, बिकॉज इसके पहले जो 11 पिक्चर्स थी उसमें पिक्चर्स के ऊपर आपको अपनी इमेजिनेशन को दिखाना था, बट इस ब्लैंक स्लाइड के अंदर आपकी जो प्रॉपर इमेजिनेशन है आप उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ब्लैंक स्लाइड से घबराना नहीं है, कोई प्री कंसीव्ड स्टोरी इस पे नहीं लिखनी, अपनी इमेजिनेशन को शो करिए। आपका जो इमेजिनेशन है, जो आपका प्रोस्पेक्टिव है, जिसमें आप अपनी अचीवमेंट्स को दिखाना चाह रहे हैं, या आपका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस है जिसमें आपने कुछ अचीव किया है, आपकी प्रॉपर इमेजिनेशन को आप इस ब्लैंक स्लाइड के अंदर शो कीजिएगा। और याद रखिए, फिर से मैं बोलता हूं, सेम आइडिया रिपीट आपको इस ब्लैंक स्लाइड के अंदर यहां पर नहीं करना है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कई बार मिसकंसेप्शन होता है कि जो आपकी 11 स्लाइड की स्टोरी होती है उसी से कनेक्टेड आपकी 12 स्लाइड की स्टोरी या ब्लैंक स्लाइड की स्टोरी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपकी स्टोरी में जो आपकी 12 स्लाइड होती है उसका आइडिया अलग हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आपने 11 स्लाइड के अंदर आपकी जो इमेजिनेशन थी आपने ब्लैंक स्लाइड में भी वही इमेजिनेशन आप शो करना चाह रहे हैं। तो ये थोड़े से मिसकंसेप्शंस है, इनसे आपको दूर रहना है। और टीएटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा इसके ऊपर अपनी महारत हासिल कर लेंगे, उतने ज्यादा आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। तो आप इससे घबराइए मत, स्टोरी राइटिंग है, बी पॉजिटिव, प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप एसएसबी क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।